गुड मॉर्निंग। तो मैंने आप सभी को एक असाइनमेंट दे रखा है प्रीवियस क्लास में भी कि आपको ए से जेड तक के डेटाबेस बनाने हैं और हर डेटाबेस के अंदर उसी के नाम की टेबल होगी। और अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे एक कॉलम चाहिए और एक रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है ना। अगर आप बी डाटाबेस बनाया है आपने तो बी टेबल चाहिए और बी के अंदर 2 कॉलम्स मुझे चाहिए। ऐसा करके आपको ये असाइनमेंट अभी तक किसी ने भी सबमिट नहीं करवाया है। एक एक दो रिकॉर्ड्स करके ना आप सबमिट कर रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि आप थोड़ा सा ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, जितनी एसक्यूएल क्वेरीज मैंने बताई हैं, उनके थ्रू आप अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करके इसको सबमिट करें। आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड्स हैं और उनको आप सीक्वेंस में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं और उनको सीक्वेंस में स्टोर करना चाहते हैं, सीक्वेंस में मतलब आप हर रिकॉर्ड को एक नंबर देना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉलम को आप बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है ना। तो प्राइमरी की और दूसरी तरफ आपका आ जाएगा जो भी आपका रिकॉर्ड है नेम, ठीक है ना। सो प्राइमरी की वाला जो कॉलम है वो आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्राइमरी की वाले कॉलम को नाम दे दिया आईडी, ठीक है ना। तो आईडी मेरा क्या है, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट है। प्राइमरी की प्लस ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। सो ये वाला कॉलम मैं आपको देके बताऊंगा। तो इस प्राइमरी की से क्या होगा, हर रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, ठीक है ना। जितने भी रिकॉर्ड्स आप स्टोर करोगे उन हर रिकॉर्ड्स को एक यूनिक नंबर असाइन होगा और वो नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो जैसे जैसे आप एंट्री करते चलोगे वैसे वैसे वो इंक्रीमेंट होते जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर आपने 2 रिकॉर्ड स्टोर किए हैं तो आपका नंबर क्या असाइन होगा, सेकंड रिकॉर्ड को 2। अगर आप थर्ड रिकॉर्ड स्टोर करने जाओगे तो तुरंत नंबर क्या असाइन हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ऐसे आप कर करके रिकॉर्ड्स अगर स्टोर करते चलेंगे तो आपका जो आईडी वाला कॉलम है ऑटोमेटिकली उसका नंबर जो है इंक्रीमेंट होते चलेगा। तो मैं सारी चीजें फिर से आपको बताता हूं। यहाँ पर मैं XAMPP कंट्रोल पैनल स्टार्ट करता हूं। XAMPP आपने लिखा और इस कंट्रोल पैनल को मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा, यस किया मैंने। और इस कंट्रोल पैनल को स्टार्ट हो गया यहाँ पर। और मुझे सिर्फ कौन सी सर्विस चाहिए, MySQL चाहिए, ठीक है ना। इस MySQL सर्विस को आपको करना है। आज इसके साथ साथ आप अपाचे सर्विस भी चालू कर लो, ठीक है ना। MySQL और अपाचे दोनों चालू करना है। तो इन क्वेरीज को अभी तक मैंने जितने भी एसक्यूएल क्वेरी बताई है आपको, जितनी भी मैंने एसक्यूएल क्वेरी आपको सिखाई है, एसक्यूएल की जितनी भी मैंने आपको कमांड सिखाई है, उन कमांड्स को मैं किस इंटरफेस के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा हूं, CLI के थ्रू। CLI क्या है, इट इज योर ब्लैक टर्मिनल। जो आपका ब्लैक टर्मिनल है उसको ही आप क्या बोल रहे हैं, CLI। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है ना। सो CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है ना। तो जो मैं आपको यहां पर ये जो शेल क्लिक करके जो विंडो पॉपअप हो रहा है, ये आपका कौन सा इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या चलेंगी, कमांड्स चलेंगी, ठीक है ना। यहां पर कोई ग्राफिक्स नहीं है, ठीक है ना। कोई हमारे पास कोई आइकन्स नहीं है जहां पर हम क्लिक करके ना काम कर ले, कुछ टाइप करके काम कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी काम करना है एसक्यूएल पर, डेटाबेस पर, तो आपको उसके लिए क्या लिखनी पड़ेगी, कमांड लिखनी पड़ेगी, एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए मैं इसको डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा हूं। मेरा यूजर नेम रूट है और मेरा पासवर्ड एम्प्टी है, इंटर किया। अब यहां से मैं गया शो डेटाबेसेस, मैंने किया शो डेटाबेसेस। तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे डाटाबेस देखने के लिए भी क्या करना पड़ रहा है, कमांड लिखनी पड़ रही है। अगर मैं हर कुछ लिख दूंगा, अगर हर कुछ लिख दूंगा तो क्या मैं अपना आउटपुट देख सकता हूं, क्या नहीं देख सकता। हर ऑपरेशन के लिए आपको एक वैलिड सिंटैक्स, एक वैलिड एसक्यूएल कमांड लिखनी पड़ेगी कि नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, लिखनी पड़ेगी। और वो किस इंटरफेस में, CLI इंटरफेस। तो CLI इंटरफेस के साथ साथ में एक और इंटरफेस आता है GUI, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने आपको कौन से इंटरफेस पे काम करना सिखा रखा है, CLI इंटरफेस पे। आज मैं आपको थोड़ा बहुत किस पे काम करना सिखाऊंगा, GUI पर। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। मतलब हम डाटाबेस पे काम कर सके और उसके लिए मुझे कमांड्स लिखने की जरूरत न पड़े, वो मैं आपको करके बता रहा हूं। तो
अगर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करना है तो आपको अपाचे वेब सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। किसको? अपाचे वेब सर्वर को, ठीक है ना। अब वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर आपको पता होगा कि क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट का काम क्या होता है बताइए? सर्वर को रिक्वेस्ट करना। क्लाइंट का क्या काम होता है? सर्वर को रिक्वेस्ट करना। आपके फोन पर, आपके लैपटॉप पे अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो, आप कोई वेबसाइट खोलते हो और जैसे इंटर करते हो तो बताओ क्या होता है? रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट किसको जाती है? सर्वर को जाती है, ठीक है ना। और सर्वर पर ऐसा क्या चीज होती है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है? उसी को हम बोलते हैं क्या? वेब सर्वर, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेब सर्वर। तो वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर which is available on the server side whose responsibility to accept the request initiated by client। क्लाइंट के द्वारा करी गई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना और बदले में क्या देना? रिस्पॉन्स देना। ये काम किसका होता है? ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना। अब एरो का डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा? इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है ना। तो सर्वर पर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स देता है? उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वेब सर्वर। और वेब सर्वर मार्केट में बहुत सारे टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम पॉपुलर वेब सर्वर, ठीक है ना। कौन कौन से पॉपुलर सर्वर मार्केट में अवेलेबल है, जो अभी मार्केट में ट्रेंड में चल रहे हैं? सबसे पहले है अपाचे। अपाचे क्या है? अपाचे एक वेब सर्वर है। अपाचे नाम की कंपनी भी है और वही कंपनी अपना एक प्रोडक्ट बना रही है वेब अपाचे के नाम से, ठीक है ना। जैसे गूगल क्रोम, गूगल पिक्सल, गूगल पिक्सल नाम का एक फोन आता है, पता है ना सभी को। तो पिक्सल क्या है? उस गूगल कंपनी का एक प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है। गूगल क्रोम, क्रोम सुना है? क्रोम क्या है? वो उसका एक प्रोडक्ट है, फिजिकल के वो वर्चुअल सॉफ्टवेयर, वो एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर। तो गूगल एक कंपनी है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है। उसी तरीके से अपाचे भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना खुद का एक पॉपुलर क्या बना रखा है? वेब सर्वर बना रखा है। वो वेब सर्वर जनरली कहां इंस्टॉल्ड होता है? सर्वर पे इंस्टॉल्ड होता है। जिसका काम क्या है? जिसका काम ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, उसको प्रोसेस करना और रिस्पॉन्स देना। स्टूडेंट्स का क्या काम होता है? क्वेश्चंस पूछना। टीचर्स का क्या काम होता है? उस क्वेश्चंस को सुनना, प्रोसेस करना और उसका एप्रोप्रिएट जवाब देना। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होती है ना, क्वेश्चंस पूछते हैं और जवाब देते हैं, उसी तरीके से क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में भी यही पैटर्न चलता है कि क्लाइंट का काम होता है भाई रिक्वेस्ट करना और सर्वर का काम होता है रिस्पॉन्स देना। समझ में आ गया ना। तो मार्केट में पॉपुलर कौन कौन से वेब सर्वर है हमारे पास? अपाचे है, एनजिनिक्स है, ठीक है, और टॉमकैट है। ऐसे बहुत सारे वेब सर्वर मार्केट में अवेलेबल है। टॉमकैट जो वेब सर्वर है वो जनरली जावा बेस्ड एप्लीकेशन जब आप काम करते हैं उसमें कौन सा वेब सर्वर काम करता है? टॉमकैट। और एनजिनिक्स है और अपाचे है, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पर आप जाएं, आप अपनी वेबसाइट ओपन कीजिए और कोई सी भी एक वेबसाइट ओपन कीजिए। जैसे मैंने ओपन किया फ्लिपकार्ट, ठीक है ना। मैंने कौन सा ओपन किया? फ्लिपकार्ट। और आप सभी ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, वेब एपेलाइजर। ये गूगल क्रोम का क्या है? एक्सटेंशन है जो कि टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता है। अगर आपके दिमाग में कभी क्यूरियोसिटी हो गई ये वाली वेबसाइट में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, अगर कभी ऐसा क्यूरियोसिटी हो आपको, तो आप कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना? वेब एपेलाइजर। ये एक्सटेंशन इतना पावरफुल एक्सटेंशन है कि आपको हर वेबसाइट जो बनी हुई है वो किन किन टेक्नोलॉजीज में बनी हुई है उसकी पूरी लिस्ट खोल के आपको दे देगा। तो मैं हमेशा से मेरा ये क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा रहती मुझे कि यार फ्लिपकार्ट किसमें बनी हुई है। मैं हमेशा से रिसर्च करता जब भी मैं इसको सीख रहा था। तो वेब एपेलाइजर में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्लिपकार्ट है वो उसके फ्रंट एंड किसमें बना हुआ है? रिएक्ट में बना हुआ है। और उसके अंदर जो वेब सर्वर यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? एनजिनिक्स यूज हो रहा है। तो मार्केट में एनजिनिक्स पावरफुल वेब सर्वर है जिसका काम आने वाली रिक्वेस्ट को है। अगर यहाँ पर मैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने प्रोडक्ट करके मैंने सर्च किया, इंटर किया,
तो भाई क्या हुआ, क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट गई और फ्लिपकार्ट के सर्वर पे ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर तो आपकी रिक्वेस्ट को आपने यहाँ पर फ्लिपकार्ट में लिख दिया मोबाइल या कुछ भी प्रोडक्ट का नाम लिखा और आपने इंटर किया, तो ये रिक्वेस्ट किसको गई, फ्लिपकार्ट के सर्वर को गई। और फ्लिपकार्ट के सर्वर पे ऐसा कौन सा टूल है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, वो एनजिनिक्स वेब सर्वर। समझ में आ रहा ना। तो हर पॉपुलर कंपनी का अपना खुद का एक क्या होता है, सर्वर होता है। तो ये जस्ट आज थ्योरेटिकल पर्पस, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। सो ये चीज मैंने आपको बताई। अब चलिए मुझे आपको बताना है, आज आपको एसक्यूएल क्वेरीज जो परफॉर्म करनी है, आपको डाटाबेस पे काम करना है, मगर कौन से इंटरफेस के साथ में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में आज आपको काम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली शर्त आपकी क्या है कि आपको कौन सा सर्विस चालू करनी पड़ेगी, अपाचे। और व्हाट इज अपाचे, अपाचे इज अ वेब सर्वर। अब आपसे पूछ ले व्हाट इज माईसीक्वल, माईसीक्वल इज अ डेटाबेस। दोनों ही सॉफ्टवेयर है मगर दोनों का काम अलग अलग है। अपाचे का काम क्या है, आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, उसको प्रोसेस करना और रिस्पांस देना, ये किसका काम है, अपाचे का। माईसीक्वल का काम क्या है, जो भी डेटा आ रहा है डेटाबेस पर उसको परमानेंटली स्टोर करके रख देना ताकि आप कभी भी उसको दोबारा से उस डाटा को ले सकते हो। तो हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना काम है। तो माईसीक्वल इज अ सॉफ्टवेयर which store your information permanently. Apache is a software which accept the client request and process the response. समझ में आ रहा है ना। तो सब सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब आपको काम करना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक पॉपुलर ग्राफिकल इंटरफेस होता है जिसे हम बोलते हैं PHP MyAdmin। PHP MyAdmin नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है, जिसका काम होता है डाटाबेस के साथ कोऑर्डिनेट करके आपकी एसक्यूएल क्वेरी को किस तरीके से आप काम कर सकते हो, ग्राफिकल की तरह काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर आप गए और इसको एक्सेस करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin लिखना पड़ेगा। लोकल होस्ट, ये देखो आपके सामने में लिख रहा हूं, लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin, ये लिखना पड़ेगा। फिर आप करना इंटर। जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपका वेब सर्वर चालू हो जाएगा, PHP MyAdmin का वेब सर्वर चालू हो जाएगा। बस शर्त है कि अपाचे क्या होना चाहिए, अप एंड रनिंग होना चाहिए। अप एंड रनिंग का मतलब वो चालू स्थिति में होना चाहिए। तो अगर ये चालू है तो ही आप काम कर पाएंगे। सो देखते हैं लोकल होस्ट PHP MyAdmin। ठीक है, हो गया। अब सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ए से लेके ई तक डेटाबेस दिखाई दे रहे हैं। क्या मैंने शो डेटाबेसेस कमांड चलाई है आपके सामने, नहीं चलाई है। दैट्स द पावर ऑफ गुई। तो गुई के अंदर आपको हर चीज के लिए सीक्वल कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। आपका काम गुई में और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब मान लीजिए मुझे कोई डेटाबेस बनाना है, तो मैं होम पे जाऊंगा या डेटाबेस पे जाऊंगा, ई नाम तक के डेटाबेस बने हुए हैं। अब मैं मान लो आज किस नाम का डेटाबेस बनाने जा रहा हूं, एफ नाम का डेटाबेस बनाने जा रहा हूं। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ डेटाबेस का नाम लिखना है f_db और क्रिएट बटन पे क्लिक करना। तो थोड़ा देखना, और ये मेरा एफ नाम का डेटाबेस बन गया। तो मैंने एक डेटाबेस बना दिया। क्या मैंने क्रिएट डेटाबेस नेम वाली कोई कमांड लिखी, क्या मैंने लिखी, क्या नहीं लिखी, सारा काम मेरे सिर्फ एक मैंने डेटाबेस का नाम टाइप किया और एक क्रिएट वाला बटन पे क्लिक किया और सारा काम मेरा हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक रैपर है किसका, CLI का रैपर, ठीक है ना। तो यूजर के लिए काम आसान हो जाए, उसको हर छोटी छोटी चीजों के लिए एसक्यूएल क्वेरी न लिखनी पड़े, उसके लिए क्या बिल्ड किया गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किया गया जिसमें आप ये काम सारी चीजें इजीली आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अब सारा काम आपको SQL बेस्ड करना है, तो आप यहां पर भी एक SQL सेक्शन होता है। तो ये SQL सेक्शन यहां पर भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं एफ डेटाबेस के अंदर गया। अब एफ डेटाबेस के अंदर असाइनमेंट के अकॉर्डिंग मुझे हर डेटाबेस के अंदर उसके नाम की टेबल बनानी। अगर मैं सी डेटाबेस के अंदर हूं तो किस नाम की टेबल बनेगी सर, सी टेबल। अगर मैं एफ डेटाबेस के अंदर हूं, देखो मैं अभी किसके अंदर हूं, एफ के अंदर हूं, तो एफ के अंदर मुझे डेटाबेस बनाना है तो मैं यहां जाके बना सकता हूं। तो जो
एसक्यूएल क्वेरी आप यहाँ पर इस ब्लैक टर्मिनल पर लिख रहे हैं, वो कि वही एसक्यूएल क्वेरी आप इस सेक्शन में जाके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्रिएट टेबल और f_tbl पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज वैल्यूज पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, और यहाँ पर कॉलम नेम ले लेते हैं। मैंने लिया एफ नेम, ठीक है ना। उसके साथ साथ आज मुझे नया क्या बताना है, आज मुझे नया बताना है कि सर मैं एक ऐसा कॉलम लेना चाहता हूं कि जो कि क्या हो जाए, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है ना। तो उस कॉलम को जनरली आप यहाँ पर आईडी बोल सकते हैं, आईडी, ठीक है ना। इस कॉलम को आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप SNO भी बोल सकते हैं, आईडी, जनरल आईडी बोला जाता है। आईडी मींस हर रिकॉर्ड को क्या मिल जाए, एक यूनिक आईडी मिल जाए, ठीक है ना। और वो आईडी कैसे स्टार्ट होगी, 1 से 2 से 3। जैसे जैसे आप रिकॉर्ड डालते चलोगे ना, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होते जाएगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो आईडी लिया कॉमा, और यहाँ पर मैंने लिया एफ नेम। तो मैंने कितने कॉलम लिए, 2 कॉलम लिए। अब इन दोनों कॉलम्स की मुझे वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पर मैं क्रिएट टेबल का सिंटेक्स में गलत लिख रहा हूं। सो W3C स्कूल्स पर गए, ठीक है, एसक्यूएल सेक्शन में गए, वो क्रिएट टेबल वाले सेक्शन पे चले जाओ, ठीक है। क्रिएट टेबल का सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, अगले कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, अगले कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप। इसी फॉर्मेट में हमारा एसक्यूएल क्वेरी चल रहा है, तो वो कि वही एसक्यूएल क्वेरी मुझे यहाँ लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर किया सेम टू सेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया। मैं पूरी की पूरी क्वेरी यहाँ एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, और ये उसको तोड़ तोड़ के मल्टीपल लाइन में भी लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने किया, इंटर यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, देख देख के काम करना भाई। अब यहाँ पर मुझे फर्स्ट कॉलम का नाम मैंने क्या डिसाइड किया, आईडी। सेकंड कॉलम का नाम मैंने क्या डिसाइड किया, नेम, ठीक है ना। सो उस हिसाब से आपको काम करना है। यहाँ पर मैंने आईडी, यहाँ पर आपको लिखा प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, आईडी, और उसके साथ मुझे डेटा टाइप लिखना है अपना, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कॉलम नेम के साथ में उसका डेटा टाइप। तो आईडी क्या हो गया मेरा, कॉलम नेम, और इंटीजर क्या हो गया, उसका डेटा टाइप। और डेटा टाइप के अलावा भी मैंने कुछ चीजें लिखी, समझ में आ रहा है ना। आईडी, इंट, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, और ऑटो इंक्रीमेंट को मैंने कैपिटल में लिखा है, ठीक है ना। अब ये क्या चीज है, ये आपको मैं आज और क्लियर एक्सप्लेन करता हूं। इस पूरे को मैंने कॉपी किया, इसमें गए, यहां पर गए, ठीक है ना। इस एसक्यूएल क्वेरी को मैं जूम कर लेता हूं कि ये मेरी क्वेरी है, ठीक है ना। सो क्रिएट टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, और यहां पर आता है कंस्ट्रेंट, ठीक है ना, और एट्रीब्यूट, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट और एट्रीब्यूट, ये सब जगह आपका हो सकता है कि कुछ कंस्ट्रेंट आपको देना हो। ये आज पूरा फॉर्मूला इसका ये है, कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो कंप्लीट फॉर्मूला से अगर देख देख के हम काम करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना। तो पहला कॉलम मेरा क्या है, आईडी। अब बताइए डेटा टाइप क्या है, देख देख के बताओ मेरा, इंटीजर। अब प्राइमरी स्पेस की मेरा क्या है, प्राइमरी स्पेस की क्या हो गया मेरा कंस्ट्रेंट हो गया। और ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट मेरा क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। W3C वालों ने ये 2 चीजें और यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रखी है, मगर मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूँ, उस पैटर्न से कंपेयर कर करके आप सीखना, ठीक है ना। सो मेरा प्राइमरी की इज माय कंस्ट्रेंट एंड ऑटो इंक्रीमेंट इज माय एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने एट्रीब्यूट दिया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ एसक्यूएल में हम गए और ये मैंने दिया, उसके बाद इंटर किया, यहाँ पर मैंने नेम लिखा, और नेम में मुझे क्या लिखना है, अपना डेटा टाइप वेरकैट 255 255, इंटर किया, सेमीकोलन, और ये, ठीक है। तो ये मेरी क्या बन गई, मेरी एसक्यूएल क्वेरी बन गई। अब इस एसक्यूएल क्वेरी को मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं किस पे क्लिक कर सकता हूं, गो पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही गो पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये देखो ग्रीन में आ रहा है, ग्रीन में आ रहा है, तो मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब यहां पर आप देखिए
ये एफ डेटाबेस के अंदर आप जाते हैं, एफ डेटाबेस के अंदर एफ टेबल बन गई मेरी, देखो बन गई ना, और यहीं से मैं स्ट्रक्चर भी देख सकता हूं, इसका स्ट्रक्चर भी देख सकता हूं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, कोई भी नई चीज सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, तो भाई मैक्सिमम आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अवॉइड करो, भाई यूज करना ही नहीं है। वो तो आज मैंने आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाए कि जो काम आप टर्मिनल से करते हो वो कि वही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी कर सकते हो। मगर प्रैक्टिस ग्राफिकल में अच्छी होगी कि टर्मिनल में अच्छी होगी, बताओ। हर एक एसक्यूएल कमांड की प्रैक्टिस किधर अच्छी होगी अपनी, वो टर्मिनल पे ही होगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास में थोड़े बहुत आप टेबल्स वेबल्स कुछ एग्जीक्यूशन आप यहां से करके बता देना, बट मैक्सिमम टाइम हम अपना किधर इन्वेस्ट करेंगे, अपने ब्लैक टर्मिनल पर, ठीक है ना। तभी हम एसक्यूएल कमांड्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने शो डेटाबेसेस किया, शो डेटाबेसेस। अब देखो क्या एफ नाम का डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल्स देखना है, तो रूल क्या है, डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। सो अंदर जाने के लिए मैंने सीक्वेंस बता रखा है, यूज स्पेस एफ अंडरस्कोर टीबी सेमीकोलन, एंटर किया, और आप देखिए यहां पर कभी ऐसे एग्जिट हो जाए तो दोबारा लॉग इन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से भी एग्जिट हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, यूज एफ अंडरस्कोर डीबी, और आप देखो मेरा कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है, एफ। ये पता कैसे चलेगा, ये प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगा। पहले प्रॉम्प्ट में क्या आएगा, नन। नन मतलब आप किसी भी डेटाबेस के अंदर अभी नहीं हो, और आपको किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के अंदर जाके काम करना है तो भाई अंदर जाना पड़ेगा। आपको किसी डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी है तो उस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए आपको क्या यूज करनी है, यूज कमांड, ठीक है ना। तो यूज कमांड से वो डेटाबेस सिलेक्ट हो जाता है, या फिर आप उसको यूं समझ लो उस डेटाबेस के अंदर आप चले गए फिर काम कर सकते हैं। तो मैंने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, मैं डेटाबेस के अंदर चला गया। अब मैं जाके अपनी शो टेबल्स कमांड चेक कर सकता हूं। अब आप देखिए एफ टेबल, अब इसमें कितने कॉलम हैं, क्या क्या उसके डेटा टाइप्स मैंने ले रखे थे, तो मुझे इस टेबल का क्या देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक्सप्लेन कमांड बता रखी है, एक्सप्लेन एफ अंडरस्कोर टीबीएल किया मैंने, और आप देखो, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया एफ टेबल, ठीक है ना। सो यहां पर ये हो गया। अब मान लीजिए मैंने शो डेटाबेसेस, ठीक है ना। सो शो डेटाबेसेस मैंने किया, शो डेटा बेसिस, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए मैं एक डेटाबेस बनाता हूं, ठीक है ना। एक डॉलर इन्फोटेक नाम से मैं क्या बनाता हूं, डॉलर इन्फोटेक नाम से एक डेटाबेस मुझे बनाना है, और उसके अंदर मुझे क्या स्टोर करने हैं, मेरी कंपनी में काम करने वाले इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन को मुझे स्टोर करना है ना। उनकी उनके उनके नाम, उनकी सैलरी, ठीक है ना, उनकी सैलरी और ऐसी कुछ जानकारी मुझे क्या करनी है, स्टोर करनी है ना। हो सकता है मैं स्टार्टिंग वाले कॉलम को मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी बोल दूं, हो सकता है। आईडी वाले कॉलम को मैं क्या बोल सकता हूँ, एम्प्लॉय आईडी। मेरी कंपनी में पहला कोई एम्प्लॉय होगा और उसकी एंट्री अगर मैं डाटाबेस में करूंगा तो उसकी एंट्री में क्या जाएगा, 1। मान लीजिए मेरी कंपनी में रोहित है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगी, 1, और उसकी सैलरी जो भी उसकी पर्टिकुलर सैलरी है वो पर्टिकुलर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मेरी कंपनी में और भी कोई आया तो उसका ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक अपने एम्प्लॉइज के डेटा को मेंटेन करना चाहता हूं, परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहता हूं। मुझे डाटाबेस यूज करना पड़ेगा। मेरे केस में मैं क्या यूज कर रहा हूं, माई एसक्यूएल डाटाबेस यूज कर रहा हूं। माई एसक्यूएल को ही मारिया डीबी बोलते हैं, ठीक है ना, मारिया डीबी। सो इस टर्मिनल पर गया और यहां पर मैंने क्रिएट डाटाबेस डॉलर इन्फोटेक अंडरस्कोर डीबी नाम से मैंने डाटाबेस बनाया। अब इस डाटाबेस के अंदर जाऊंगा, यूज डॉलर इन्फोटेक अंडरस्कोर डीबी, डाटाबेस चेंज हो गया। मुझे अपने एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो भाई टेबल बनानी पड़ेगी। किस नाम की टेबल बनाऊंगा, ऐसा डाटाबेस ही टेबल। मुझे एम्प्लॉइज को अगर एम्प्लॉइज नाम की एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स को रखना है तो एम्प्लॉइज टेबल।
मेरे फ्रेंड्स की डेटा को रखना है तो फ्रेंड्स टेबल बनाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? सो जिस टाइप का डाटा है उस टाइप की टेबल बनानी पड़ेगी। मान लो मेरे कस्टमर्स की डिटेल रखनी है मुझे, तो मैं एम्प्लॉयज टेबल में रखूंगा कि कस्टमर टेबल में रखूंगा? कस्टमर, क्योंकि मेरी कंपनी के कस्टमर्स भी हैं। मैं कुछ चीज बेचता हूँ, ये कोई प्रोडक्ट में सेल करता हूँ, तो मेरे कस्टमर भी होंगे। और मेरी कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो मेरे कस्टमर थोड़ी है, वो मेरे एम्प्लॉयज हैं। तो भाई जैसा डेटा वैसी टेबल आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं किससे? एम्प्लॉयज टेबल से। तो एम्प्लॉयज टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम। देखो मुझे सिंटेक्स मेमोराइज्ड है ना, मैंने याद कर रखा है। और आपको याद नहीं होता है तो आप साइड बाय साइड ये खोल खोल के उसको मेमोराइज कर करके, है ना, आप प्रैक्टिस आपको करना है और उसको याद करना है। तो एम्प्लॉयज अंडरस्कोर टीबीएल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे पहला कॉलम किस नाम से बनाना है? एम्पाईडी के नाम से। एम्पाईडी मतलब एम्प्लॉय आईडी। और मैंने रूल बता रखा है, हर कॉलम का नाम स्मॉल लेटर में, स्पेस नहीं होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखना। तो एम्पाईडी इंटीजर, इंटीजर क्या है? क्योंकि मुझे डेटा टाइप यहाँ पर जो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या है? अल्फाबेट्स है कि नंबर्स है? नंबर्स है। तो नंबर्स को स्टोर करने के लिए वेरचर लेऊंगा कि इंटीजर लेऊंगा? इंटीजर लेंगे। समझ में आ रहा ना? तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कंस्ट्रेंट होगा। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होगा? मैं उसको लेऊंगा प्राइमरी की। So primary space key is my constraint and auto underscore increment, auto underscore increment, increment। अब आप देखो यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट मैंने किस में लिखा है? स्मॉल में लिखा। आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, बट सबसे बेस्ट मैंने क्या सजेस्ट कर रखा है? स्मॉल लेटर। स्टिक विथ स्मॉल लेटर, हमेशा स्मॉल केस को प्रेफर करो। तो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट को भी किसमें लिखा? स्मॉल केस में। अब यहाँ पर ये मेरा एम्प्लॉय का नेम है, इसको मैं किस में स्टोर करूंगा? वेरकेयर में स्टोर करूंगा 255। और ये हो गया। एक और कॉलम लेना है मुझे सैलरी वाला, और सैलरी अल्फाबेट्स में आएगी कि नंबर्स में आएगी? नंबर्स में आएगी, तो इसलिए मैं इंटीजर लूंगा। और इंटीजर में मैं यहां पर लूंगा अनसाइंड, अनसाइंड। ठीक है ना? तो अब ये सैलरी और इंटीजर अनसाइंड को मैं समझा देता हूं, ठीक है ना? इसको मैं समझा देता हूं। अगर इस चीज से कंपेयर करें तो आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएगी। तो बताइए सैलरी क्या हो गया मेरा? कॉलम नेम। इंटीजर क्या हो गया मेरा? डेटा टाइप। यहां पर कंस्ट्रेंट आना चाहिए मगर कंस्ट्रेंट है नहीं, तो यहां पर ये अनसाइंड किसको चले जाएगा? एट्रीब्यूट। तो अनसाइंड क्या है? मेरा एट्रीब्यूट है, ठीक है ना? तो इंटीजर अनसाइंड का मतलब हो गया कि आप जो है नेगेटिव नंबर यूज नहीं कर सकते हो। क्या मेरे ऑफिस पे कोई ऐसा बंदा काम कर सकता है जिसको मैं नेगेटिव सैलरी दूं? या तो सैलरी उसको मंथली में 1000 दूंगा, 5000 दूंगा, 10000 दूंगा। दूंगा तो सैलरी पॉजिटिव नंबर में ही दूंगा, नेगेटिव सैलरी तो मैं दे नहीं सकता हूं। तो उसके लिए इंटीजर का एक एट्रीब्यूट होता है अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब हो गया कि वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रेंज में होगी, जीरो से आप नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकते हो। अनसाइंड का क्या मतलब हो गया? कि जीरो से आप किस रेंज में नहीं जा सकते हो? नेगेटिव रेंज में नहीं जा सकते हो। अनसाइंड का मतलब हो गया है ओनली पॉजिटिव नंबर। समझ में आ रहा है ना? अगर यहां पर मैं सैलरी सिर्फ ये ले लूं, सैलरी में सिर्फ इंटीजर में दूं, तो इस इंटीजर का मतलब हो गया कि आप चाहो तो सैलरी नेगेटिव में भी डाल सकते। अगर सिर्फ इंटीजर लिखोगे तो आप सैलरी नेगेटिव में भी डाल सकते। इसी बात को प्रूफ करने के लिए मैं दो कॉलम ले लेता हूं, सैलरी 1 और सैलरी 2। तो सैलरी 1 को मैं क्या बोलूंगा? इंटीजर अनसाइंड। सैलरी 2 को क्या बोलूंगा? सिर्फ इंटीजर। और मैं आपको इसमें नेगेटिव सैलरी भी डाल के बताऊंगा, ताकि मैं जो चीज समझाना चाहता हूं उसको मैं प्रैक्टिकली प्रूफ भी करके बता सकूं। ठीक है ना? तो चलिए यहां पर ये हो गया, ये सैलरी 1 इंटीजर अनसाइंड। और अब ले लेता हूं सैलरी, सैलरी 2 इंटीजर और अनसाइंड अनसाइंड नहीं दूं। ठीक है ना? और मैंने किया ये, तो देखो मेरी क्वेरी बन गई, मतलब मेरी टेबल बन गई। अब यहां पर मैं शो टेबल्स करूं, एम्प्लॉयज टेबल है, क्या इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं? तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। सो एम्प्लॉयज अंडरस्कोर टीबीएल,
एम्प्लॉइज अंडरस्कोर टीवीएल और सेमीकोलन। देखो एम्प्टी सेट आ रहा है, अभी एक भी रिकॉर्ड नहीं है। चलिए वन बाय वन जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी, हम उनका नाम और उनकी सैलरी को स्टोर करते हैं। सबसे पहले रोहित की रिकॉर्ड एंट्री करते हैं, तो इंसर्ट इनटू। अब ये सारी चीजें आपको एसक्यूएल से पता चलेगी कि भाई रिकॉर्ड डालने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, एंट्री करने के लिए, रिकॉर्ड्स की एंट्री करने के लिए कौन सी एसक्यूएल कमांड यूज की जाती है, बताइए। इंसर्ट इनटू। समझ में आ रहा है ना? इसकी प्रैक्टिस 100 200 बार 500 बार कर लेना भाई, और वो जो असाइनमेंट मैंने दे रखे हैं उसको अच्छी तरीके से करना। तो मुझे करना है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू सिंटैक्स देख देख के याद करना है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। सो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज अंडरस्कोर टीबीएल। उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर वैल्यूज, फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। यहां पर तो आएंगे कॉलम के नाम और यहां पर आएंगी उसकी वैल्यू। अब कॉलम कॉलम 1 तो वैल्यू 1, अगर कॉलम 2 तो उसकी वैल्यू 2। समझ में आ रहा है ना? तो भाई जितने कॉलम इसमें ले होंगे, कॉलम साइड पर ले होंगे, उतने ही वैल्यूज आपको वैल्यू साइड पे लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने लेफ्ट में आपने 2 कॉलम ले लिए और इधर वैल्यू में आप एक ही डाल रहे हो, तो सिंटैक्स क्वेरी फेल हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से करना है। तो चलिए सबसे पहले मुझे स्टोर करना है। आईडी को हम कभी भी नहीं डालेंगे, आईडी ऑटोमेटिकली एंट्री होगी और ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको नेम डालना है। तो यहाँ पर मैंने कॉलम नेम डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने कॉलम नेम डिफाइन किया, और यहाँ पर मैं ले लेता हूं सैलरी 1, और यहां पर वैल्यूज को मैंने किसमें बोला कि आपको सिंगल कोटेशन में डालना है। सो रोहित, ठीक है ना। और वैल्यू यहाँ सैलरी जो है, सैलरी को मैंने क्या दिया था, यहाँ पर सैलरी 1 को मैंने क्या दिया था, सैलरी 1 को इंटीजर अनसाइंड दिया था। इंटीजर अनसाइंड का मतलब आप चाहते हुए भी नेगेटिव सैलरी नहीं डाल सकते। अनसाइंड का क्या मतलब हो गया, भैया नेगेटिव नंबर्स अलाउ नहीं है, मतलब 0 से आप नेगेटिव साइड पे नहीं जा सकते हो, मतलब -1 -2 की साइड पर नहीं जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव सैलरी दे रहा हूं, मैंने इसको 1000 दिया। पहली बात, सैलरी जो है वो वेरकेर नहीं है, वो क्या है, नंबर्स है। इसलिए मैंने सैलरी को किस में रैप नहीं किया, सिंगल कोटेशन में रैप नहीं किया। जब भी कोई डेटा टाइप अगर इंटीजर टाइप का हो, चाहे वो अनसाइंड हो या नॉर्मल हो, उसको स्ट्रिंग में देने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिखा। अब आप देखो क्वेरी ओके आ रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, एम्प्लॉइज अंडरस्कोर टीबीएल। तो देखो मैंने स्टोर तो क्या किया था, -1000, नेगेटिव में उसको सैलरी दी, मगर क्या डेटाबेस ने अलाउ किया, क्या वो नेगेटिव स्टोर हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले से टेबल बनाते समय स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दिया था कि भैया नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो मैंने कैसे बोला था, मैंने अनसाइंड लिख के बोला। अनसाइंड का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो चलिए सैलरी 2 वाले कॉलम में सैलरी, सॉरी देखो मैंने सैलरी 1 वाले कॉलम में क्या डाला, -1000 डाला, बट जाके क्या स्टोर हुआ, 0 स्टोर हुआ। क्या वैल्यू आई, क्या नहीं आई। अब सैलरी 2 वाला कॉलम देख लेते हैं। सैलरी 2 वाला कॉलम को मैंने क्या बोल रखा है, इंटीजर बोल रखा है। इंटीजर मतलब नेगेटिव में भी जा सकती है वैल्यू और पॉजिटिव में भी जा सकती है। तो चलिए फिर से मैं स्टोर कर रहा हूं आपके सामने, और इस बार कोई और एम्प्लॉइज है मेरे ऑफिस का। तो प्रदीप की सैलरी में -2000 स्टोर करने जा रहा हूं। तो क्या प्रदीप की सैलरी स्टोर हो जानी चाहिए, डेफिनेटली हो जानी चाहिए, क्योंकि यहां पर सैलरी 2 वाले डेटा टाइप को मैंने क्या दे रखा था, सिर्फ इंटीजर। तो जब भी आप इंटीजर डेटा टाइप बोलोगे तो आप नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर पाओगे और पॉजिटिव भी कर पाओगे। ये मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं आपको, तो आप भी ये सारी चीजें मेरे को प्रैक्टिकल कर करके बताना। तो हाँ सॉरी सॉरी ठीक है। सो सैलरी 2 वाले कॉलम में मुझे स्टोर करना है, ठीक है ना, सैलरी 2 वाले कॉलम में मुझे स्टोर करना है। और यहाँ मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल विशाल, और यहाँ पर मैं 3000 ले लेता हूँ। और देखो अब मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताऊंगा
कि क्या मेरी नेगेटिव वैल्यूज स्टोर हो गई। तो नेगेटिव वैल्यूज आप कब स्टोर कर पाओगे, इंटीजर में कि इंटीजर अनसाइंड में, इंटीजर में। और आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो आप डेटाबेस प्लानिंग करते समय आपको इन डेटा टाइप्स के बारे में भी पता होना चाहिए। मान लो आपको आपकी एज स्टोर करनी, तो किसी की भी व्यक्ति नेगेटिव में हो सकती है क्या, कि मैं नेगेटिव नेगेटिव 30 ईयर्स का हूँ, ये हो सकती है क्या। अगर किसी ने आज ही जन्म लिया है तो भैया वो 0 ईयर्स का होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो आप जब डेटाबेस की प्लानिंग करते हो उस समय आपको ये डिसीजन लेने पड़ते हैं कि किस कॉलम को क्या चाहिए, क्या नेगेटिव में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वो चीजें उस तरीके से होती हैं, ठीक है ना। तो अनसाइंड लगाना है कि नहीं लगाना है वो आपको प्लानिंग करते समय जिस डेटाबेस पर जिस टेबल पे आप प्लानिंग कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो कि यार मुझे एज लेना है, तो एज तो क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, तो मैं अनसाइंड लगा दूं ताकि चाहते हुए भी उसमें क्या ना स्टोर हो पाए, नेगेटिव वैल्यू ना स्टोर हो पाए, ठीक है ना। तो ये डिसीजंस आपको लेने हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सैलरी हमेशा पॉजिटिव हो सकती है ना, नेगेटिव सैलरी किसी की नहीं हो सकती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये अनसाइंड वाला कॉलम को रहने दूंगा और सैलरी 2 वाले कॉलम को हटा दूं। तो चलो सैलरी 2 वाले कॉलम को हटाना है तो क्या करें, बनी हुई टेबल में कुछ भी करना है तो अल्टर टेबल टेबल, बनी हुई टेबल में कुछ भी करना है तो अल्टर टेबल टेबल नेम, ठीक है ना। सो अल्टर अल्टर टेबल टेबल नेम एम्प्लॉइज अंडरस्कोर टीबीएल, और मुझे करना है ड्रॉप ड्रॉप कॉलम नेम, ड्रॉप कॉलम नेम, सो सैलरी 2। तो देखो ये हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करूं तो सैलरी 2 वाला कॉलम चला गया। अब सैलरी 1 को मुझे रीनेम करना है सैलरी के नाम से। सैलरी 1 लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, क्या लिखा हुआ आना चाहिए, सैलरी। तो ये चीज ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि हाउ वी कैन चेंज द कॉलम नेम परमानेंटली, ठीक है ना। परमानेंटली और टेम्पररी बोलने का मतलब समझ जाना है, टेम्पररी है मतलब एलियास और परमानेंटली है मतलब परमानेंटली मुझे चेंज करना है। तो बनी हुई टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो, बनी हुई टेबल में मुझे किसी कॉलम को रीनेम करना है तो अल्टर टेबल टेबल, बनी हुई टेबल में कुछ भी करना है तो अल्टर टेबल टेबल नेम, और चेंज, ये मैंने आपको बता दिया था, चेंज स्पेस ओल्ड कॉलम नेम। व्हाट इज माय ओल्ड कॉलम नेम, सैलरी 1। व्हाट इज माय न्यू कॉलम नेम, सैलरी। व्हाट इज द डेटा टाइप, I want integer, and I also want the salary should not go in the negative side, so I would say unsigned, unsigned. Is it okay? Yes, this query is perfect. Okay, if you execute, no error is showing. So यहाँ पर आप देखेंगे क्या कॉलम नेम को अपडेट करने से डेटा इफेक्ट हो जाता है, क्या नहीं इफेक्ट होता, ठीक है ना। कॉलम नेम ड्रॉप करने से उस कॉलम की सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। ये सब प्रैक्टिकल समझ में आ जाना चाहिए आपको, प्रैक्टिकल कर करके चीजें आपको देखनी है। अब मुझे मुझे अपडेट करना है किसी किसी रिकॉर्ड का, मुझे सैलरी वैलरी अपडेट करना है। तो आज मैं आपको यहाँ पर आप गूगल पे जाना और एसक्यूएल कमांड्स टाइप्स, एसक्यूएल कमांड टाइप्स, ये आपको गूगल पे लिखना है। किस सेक्शन पे जाओगे, इमेजेस सेक्शन पे। हजारों लोगों की इमेजेस मिल जाएंगी आपको, कोई सा भी एक इमेज आप लेना, क्योंकि जनरली चीजें ऑलमोस्ट सही मिलेगी आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहां से आपको बड़े रेजोल्यूशन की देखनी है तो आप साइज में जाके क्या लोगे, लार्ज, और यहां से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। और राइट क्लिक करके ये, तो आप देखना अब आप देखना, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है। रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए आपको डीएमएल टाइप की सीक्वल क्वेरीज पे जाना पड़ेगा। सो डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो ऐसी एसक्यूएल क्वेरीज जो कि डेटा को मैनिपुलेट करती है, डेटा को चेंजेस करती है। अभी आपकी सैलरी 0 है और आपको इसकी सैलरी 10,000 करनी है, तो आपको अपने डेटा को क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैनिपुलेट का मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो जो भी एसक्यूएल क्वेरी आएगी जो इस डाटा को चेंज करेगी, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है,
DML कैटेगरी में रखा गया है, उस कमांड का नाम है अपडेट, ठीक है ना। सो अपडेट एक एसक्यूएल कमांड है जो किस कैटेगरी की एसक्यूएल कमांड है, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो मुझे अपने डेटा को मैनिपुलेट करना है, W3C स्कूल्स पे गया और मैं यहाँ पर किस पे जाऊंगा, एसक्यूएल अपडेट सेक्शन पे जाऊंगा। सिर्फ याद रखना है आपको अपना सिंटैक्स, और प्रैक्टिस कर करके सीक्वल कमांड मुंह जबानी याद हो जानी चाहिए। इंटरव्यूअर पूछ रहा है फटाफट जवाब दे, ठीक है ना। सो होना चाहिए। सो अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू वेयर सम कंडीशन, ठीक है ना, वेयर सम कंडीशन। सो मुझे क्या करना है, आई वांट टू अपडेट द सैलरी ऑफ रोहित फ्रॉम 0 टू एनी नंबर वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, क्योंकि रोहित का एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1। हो सकता है मेरे ऑफिस में दो नाम के रोहित हो, एक रोहित शर्मा है, एक रोहित माली है, दोनों का नाम रोहित है। तो क्या मैं नाम से दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि दोनों के अलग अलग एम्प्लॉय आईडी से, ठीक है ना। अब जैसे आपकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है, आधार नंबर, ठीक है ना। इनका नाम निधि है, पूरे पूरे इंडिया में क्या है, अकेले ही इनका नाम निधि है क्या, निधि नाम से बहुत सारी गर्ल्स होंगी, तो क्या नाम से ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो पा रही है क्या, नहीं हो पा रही। उसके लिए आपके पास एक यूनिक आईडी होना चाहिए। तो भारत सरकार ने आपको क्या दे रखा है, आधार नंबर, और जो आधार नंबर आपको दे रखा है पूरे इंडिया में घूम जाओ, वो आधार नंबर किसी और दूसरे व्यक्ति का हो नहीं सकता है, चाहे पॉपुलेशन 100 करोड़ हो जाए या 200 करोड़ हो जाए, कभी नहीं होगा, लाइफ में कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। सो वही सेम सिस्टम डेटाबेसेस में भी है, रिकॉर्ड्स को यूनिक रखने के लिए आपको क्या देना चाहिए, उसके एक कॉलम ऐसा देना चाहिए जिसको आप प्राइमरी की ऑटोमेटिक में बोल सके, और उस वाले कॉलम से आप रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब मुझे रोहित के रिकॉर्ड को अगर अपडेट करना है तो मैं कंडीशन में क्या लगाऊंगा, इस अपडेट वाली में देखो एक लास्ट कॉलम में है वेयर कंडीशन, तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय आईडी शुड इक्वल टू 1। this will be my condition. I want to update the salary of Rohit where employee ID is equal to 1. So this will be my SQL query. तो इसको देख देख के लिखेंगे, अपडेट टेबल नेम, उसके बाद मुझे क्या करना है, सेट करना है। सेट मतलब जिस भी कॉलम को आपको चेंज करना है, मतलब सेट करना है, किस कॉलम को चेंज करना है, मुझे सैलरी को करना है, और मुझे सैलरी क्या करनी है, 10,000 करनी है। तो सैलरी इक्वल्स टू 10,000। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू लिख दिया मैंने, और आप मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं, बट मैं अभी एक ही कॉलम को करके बता रहा हूं। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, वेयर लिखना है, तो मैंने वेयर लिखा, वेयर वेयर उसके बाद कंडीशन, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वेयर एम आई डी इक्वल्स टू 1, वेयर एम आई डी इक्वल्स टू 1, और लास्ट में सेमीकोलन। जैसे इंटर करूंगा क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्वेरी ओके। इसका मतलब मेरे रिकॉर्ड हो गया है, मुझे कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में। देखो रोहित की सैलरी 0 से इसमें अपडेट हो गई, 10,000 में अपडेट हो गई, और इसके लिए मैंने कौन सी क्वेरी यूज करी, एसक्यूएल अपडेट क्वेरी यूज करी। और एसक्यूएल अपडेट क्वेरी किस कैटेगरी में आती है, डीएमएल कैटेगरी में आती है। तो हम पूछेंगे भैया एसक्यूएल कमांड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये कैटेगरी फटाफट आप बता दो, इसमें से आपको डेटा अपडेट करना है तो कौन सी कमांड यूज करोगे, क्या है। तो हर 2-5 मिनट के इंटरव्यू में आपका स्किल सेट पता चल जाएगा। आप बैकएंड के लिए जा रहे हो तो भैया एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट बी अ बैकएंड इंजीनियर इफ यू डोंट हैव एक्सपर्टीज ऑन द एसक्यूएल क्वेरीज। समझ में आ रहा ना, बैकएंड इंजीनियर की बैकबोन है एसक्यूएल क्वेरी, क्योंकि आपको, आप बैकएंड इंजीनियर हो तो आपको डेटाबेस जनरली सीक्वल बेस्ड वाले यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैं मोंगोडीबी और नो सीक्वल डेटाबेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीक्वल बेस्ड डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। तो सीक्वल डेटाबेस आपका चाहे माई सीक्वल हो, पोस्टग्रिस हो, या और भी दूसरे डेटाबेसेस हो, अगर उन पे काम करना है तो कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो एसक्यूएल लैंग्वेज के आपको ये इतने सारे इसकी कैटेगरी बना रखी है, कौन सी कमांड किस कैटेगरी में आ रही है, मैं टाइम टू टाइम आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको क्या बता दिया, अपडेट क्वेरी बताया, ठीक है ना। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आज डिलीट क्वेरी भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे ऑफिस में कोई बंदा है, कोई है, वो ऑफिस से चला गया, या मुझे उसका रिकॉर्ड को सिस्टम से हटाना है, तो मुझे अपने डेटा को क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा।
तो डेटा को रिमूव करने के लिए वो जो डिलीट कमांड है एसक्यूएल की, उसको भी किस कैटेगरी में रखा गया है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल कमांड की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब मान लीजिए मुझे विशाल के रिकॉर्ड को नहीं रखना है, मुझे विशाल के रिकॉर्ड को मेरे डाटाबेस से हटाना है, तो वो मैं किस में कर सकता हूं? वो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा किसके अंदर? एसक्यूएल डिलीट कमांड के अंदर। तो ये एसक्यूएल डिलीट कमांड लिया और यहां पर इसका अगेन सिंटेक्स, ठीक है ना, ये एसक्यूएल का अगेन आपको सिंटेक्स लेना पड़ेगा। सो डिलीट का सिंटेक्स, तो डिलीट का सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सम कंडीशन। आप है ना इतनी बार प्रैक्टिस करो कि मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार देख देख के कर लो, 2 बार देख देख के कर लो, मगर 500 बार जब आप करोगे ना तो आपको सिर्फ उसको मेमोराइज करके ही करना है। मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तब आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपने इतना अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो देख देख के करेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है ना। तो मुझे किसको डिलीट करना है पहले ये पता कर लो। किसको डिलीट करना है? विशाल। क्या विशाल के नाम से डिलीट कर सकता हूं कि उसके आईडी को देना पड़ेगा? कंडीशन आईडी को देना पड़ेगा, क्योंकि विशाल नाम के तो जो कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो हमेशा ऐसे कॉलम को ले जिससे आप यूनिकली उसको पता कर सको, तो वो होता है हमेशा आईडी वाला कॉलम, ठीक है ना। सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम employees underscore tbl, delete from table name where some condition. So what will be the condition? Where employee id is equal to 3. So empid equals to 3 semicolon enter, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्वेरी हो गई। इसका मतलब मेरा रिकॉर्ड, विशाल वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। कंफर्म करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। कोई मुझे स्टार का मतलब बता सकता है? ऑल कॉलम्स, आई वांट टू शो ऑल कॉलम्स। कितने कॉलम्स है मेरे पास अभी? 3 कॉलम। अब मैं आपको बोलूं कि सिर्फ मुझे नाम और सैलरी वाला ही बताओ, सिर्फ जब भी आप मुझे टेबल बताओगे ना तो नाम और सैलरी चाहिए, मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए। तो स्टार की जगह आपको जो जो कॉलम चाहिए उनके नाम लिख दो। स्टार को हटाया, और कौन से नाम बोले सर आपने? मेरे को नेम चाहिए, तो आप लिखोगे नेम। और सर कौन सा कॉलम चाहिए? मैंने बोल दिया सैलरी चाहिए, तो नेम कॉमा सैलरी। अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको वही कॉलम दिख रहे हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको सारे कॉलम शो करना है तो आप क्या लिखोगे? स्टार। और आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आप स्टार को हटा के आप उन कॉलम्स के नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आज जो है आपको डीएमएल कैटेगरी की सारी कमांड्स ऑलमोस्ट बता दी है। कौन सी? डेटा को स्टोर करना मैंने बताया है, बिल्कुल बताया है। क्या डेटा को डिलीट करना? बिल्कुल बताया है। क्या डेटा को अपडेट करना? बिल्कुल मैंने बताया है, ठीक है ना। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आप देखिए, डेटाबेस को बनाया क्रिएट कमांड से, टेबल को बनाया क्रिएट कमांड से, मैंने अल्टर कमांड यूज करी। आज मैं आपको ड्रॉप कमांड भी बता देता हूं। ड्रॉप कमांड का मतलब हो गया डिलीट करना, ठीक है ना। तो यहां पर इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछे हाउ टू डिलीट डाटाबेस इन एसक्यूएल, एसक्यूएल के अंदर डाटाबेस आप कैसे डिलीट करोगे? तो उसके लिए ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम और सेमीकोलन और इंटर। समझ में आ रहा है ना। तो मुझे मान लीजिए अब डेटाबेस डिलीट करना है, तो पहले मैं देख लेता हूं कितने डेटाबेस है मेरे पास। शो डेटा बेसिस। अब मान लीजिए मुझे ए वाला डेटाबेस डिलीट करना है, तो मैं कमांड कौन सी यूज करूंगा? ड्रॉप। तो ड्रॉप इज एसक्यूएल कमांड विच कम्स अंडर डीडीएल कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो मुझे डाटाबेस को डिलीट करना है तो मुझे कौन सी एसक्यूएल कमांड यूज करनी है? ड्रॉप। और आप W3C पे जाओगे, यहां पर आप जाओगे तो आपको ड्रॉप यहां पर भी मिल जाएगा, ड्रॉप डीबी, ड्रॉप टेबल, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डाटाबेस को ड्रॉप करके बता देता हूं। कौन सा डेटाबेस डिलीट करना है? ए वाला। ए से जेड तक के डाटाबेस बनाओ, जेड से ए तक के वापस डाटाबेस डिलीट करो। करना क्या है? अपने को प्रैक्टिस करनी है, हर चीज की प्रैक्टिस करनी है। डाटाबेस बनाने की प्रैक्टिस, डाटाबेस उड़ाने की प्रैक्टिस, टेबल बनाने की प्रैक्टिस, टेबल उड़ाने की प्रैक्टिस, टेबल कॉलम्स को अपडेट करना है, डिलीट करना है, रिकॉर्ड एंट्री करनी है। पूरा एसक्यूएल पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। और ऑलमोस्ट मैं सब कुछ बता चुका हूं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि मैंने एक बार बताया है और उसी की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 8, 10, 15 दिन दूंगा, ठीक है ना।
तो ये आपको करना है। तो चलिए मुझे क्या रिमूव करना है, ए डेटाबेस। तो अब मैं क्या करूंगा, ड्रॉ, और आप कंफ्यूजन हो तो आप चले जाना यहां पर एसक्यूएल ड्रॉप डीबी, ड्रॉप database and database name. Which database you want to delete? I want to delete a database. So drop database and a underscore db and semicolon and enter. क्या आ रहा है, क्वेरी हो गई। इसका मतलब मेरा डेटाबेस चला गया, तो मैं फिर से शो डेटाबेसेस करूंगा। ए डेटाबेस इज गॉन, ए डेटाबेस इज रिमूव्ड। ठीक है ना। उसी तरीके से आप किसी किसी टेबल को भी डिलीट कर सकते हो। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि हाउ टू डिलीट टेबल इन एसक्यूएल, अगेन ड्रॉप टेबल एंड द कमांड विल स्टे द सेम, है ना। कमांड का फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ डाटाबेस की जगह क्या आ जाएगा, टेबल। तो ये आप प्रैक्टिस करो, 100 बार 200 बार आप प्रैक्टिस करो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। तो चलिए अब मुझे डाटाबेस डिलीट करना है, तो मैं यही डॉलर इन्फोटेक वाला ले लेता हूँ। इस डॉलर इन्फोटेक के अंदर जाता हूँ, या फिर मैं ओके लैब्स में चले जाता हूँ, किसी भी एक डेटाबेस में चले जाऊँ, यूज ओके लैब्स अंडरस्कोर डीबी सेमीकोलन। अब इसके अंदर मैं टेबलें देख लूँ कि भाई टेबलें कितनी है इसके अंदर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शो टेबल्स सेमीकोलन। इसके अंदर कितने नाम, कितनी टेबल्स बनी हुई है, दो, एक टेबल बनी हुई है स्टूडेंट्स। तो इस स्टूडेंट्स टेबल को मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको ड्रॉप करूंगा। और ध्यान रखना कि कोई भी चीज अगर आप ड्रॉप करोगे ना, तो उसका अंडू नहीं होता है, वो गई तो गई, फिर कभी रिपेयर नहीं हो सकती और नहीं रिकवर हो सकती। आप सोच लोगे सर रिकवर करने का कोई टेक्निक बताओ, तो भाई को कुछ भी नहीं है। तो किसी लाइव प्रोजेक्ट में अगर काम कर रहे हो और इस तरीके का काम कर रहे हो, तो आप 10 बार उसका बैकअप लेके रख ले कि अगर कुछ हो गया तो हम दोबारा उसको क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो ड्रॉप कमांड बहुत डेंजरस है, आपका रिकॉर्ड इरिवर्सिबल, इरिकवरेबल, रिकवर नहीं हो सकता। तो यहां पर मैंने किया ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल क्वेरी ओके। तो मैंने डेटाबेस को रिमूव करना बताया, मैंने टेबल को रिमूव करना बताया, और यहां से मैं फिर से करूं शो टेबल। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स टेबल में मान लो अगर 20 करोड़ रिकॉर्ड होते, मान के चलो मेरे एक ओकेलेप्स नाम के डाटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल है और उसके अंदर 20 करोड़ रिकॉर्ड होते, और मैंने गलती से ड्रॉप कमांड चला दी होती और मेरी टेबल चली गई, तो मेरे 20 करोड़ रिकॉर्ड का क्या होगा, वो परमानेंटली गए और रिकवर नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी किसी लाइव प्रोजेक्ट में काम करोगे आगे चल के, तो ड्रॉप आपको सोच समझ के ही करना है। ठीक है ना। अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ऐसे ड्रॉप करना है, ये करना है। बट आप लाइव प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपको संभल के काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको क्रिएट कमांड बता दी है, अल्टर बता दी है, ड्रॉप बता दी है। ठीक है ना। और भी डेटा क्वेरी लैंग्वेज में सिलेक्ट कमांड बता दी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में। तो सिलेक्ट जो एसक्यूएल क्वेरी है किस कैटेगरी में आती है, एसक्यूएल कमांड्स की, वो डीक्यूएल कैटेगरी में आती है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है ना। सो ये चीजें हैं। और ठीक है, सो यूज डॉलर इन्फोटेक डीबी सेमीकोलन शो टेबल्स और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज अंडरस्कोर टीबीएल। ठीक है ना। सो मेरे पास अभी 2 एम्प्लॉइज हैं, और आगे चल के नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेरी करके आपको बताऊंगा, जिसमें हम किसको यूज करेंगे, कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करेंगे। ठीक है ना। जैसे मुझे मेरे ऑफिस में मान लीजिए 1000 लोग हैं, अब सबको मैं अलग अलग सैलरी दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं कि भाई ऐसे लोगों के नाम बताओ जिनको सैलरी है 10,000 से 50,000 के बीच में मैं दे रहा हूँ, या ऐसे लोगों के नाम बताओ, ऐसे इंप्लॉइज के नाम बताओ जिनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको कुछ एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हुए आपको आउटपुट बताना होगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। अभी तक मैंने जो जो चीजें आपको बता दी है उनका आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और ये जो है मैं आपको उसके अंदर ऐड कर देता हूं। ठीक है ना।